जीके की श्रृंखला में आए हुए प्रश्नों का एक संकलन। पहला प्रश्न है, हमें किस स्थान पर हड़प्पन मृदभांड तथा धूसर चित्रित मृदभांड की अविरत क्रमबद्धता से प्राप्त होती है। देखिए, हड़प्पा मृदभांड और धूसर चित्रित मृदभांड की एक क्रमबद्धता हमें भगवानपुरा से प्राप्त होती है। तो यहाँ ऑप्शन होगा डी। ठीक है, देखिए भगवानपुरा यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक सभ्यता है और इसकी उत्खनन का कार्य जीपी जोशी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट ये अपना प्रश्न है, अशोक ने अपने शिलालेख में कुछ विदेशी राजाओं और उनके राज्यों का उल्लेख किया है। तो हमें शिलालेखों की संख्या दे रखी है, शिलालेख 5, शिलालेख 13, शिलालेख 12 और शिलालेख 10। तो यहाँ उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिलालेख 13। देखिए, शिलालेख 13 है, इससे हमें कई जानकारियाँ मिलती हैं। शिलालेख 13 में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है और यह 13वां शिलालेख है, वो अशोक के चतुर्दश शिलालेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सबसे लंबा भी है। ठीक है, और जहाँ तक कलिंग युद्ध की बात है, जिसका उल्लेख इस 13वें शिलालेख पर है, वो युद्ध अशोक के राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद हुआ था, यानी 9वें वर्ष। और सीमांत राज्यों का इस पर जिनका उल्लेख है, उन विदेशी शासकों में अंतियोक, अंतेकिन, अलिक, सुंदर, तुर्मे, मग्गा आदि विदेशी शासकों का इस पर उल्लेख है। इसके अलावा 13वें शिलालेख में दक्षिणी भारत के राज्यों चोल, पांडे, ताम्रपर्णी आदि का भी उल्लेख हुआ है। और इसी 13वें शिलालेख में अशोक ने विदेशों में धर्म प्रचारक भेजने का उल्लेख किया है और अहिंसा का प्रचार किया है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न अपना है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस एक का उल्लेख नहीं है। ठीक है, देखिए ऋग्वेद के अंदर हमें जो दिया गया है उनमें मगध, सप्तसिंधु, वर्ण, दस्यु, तो इनमें से देखिए मगध है, उसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। ठीक है, देखिए मगध का जो उत्कर्ष है वो लगभग 540 के बाद या 540-44 ईसा पूर्व है, जब बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश है उसकी स्थापना की गई थी, तब उत्कर्ष होता है। जबकि वेद है वो उससे काफ़ी पहले की रचना है। ठीक है, तो मगध का उत्कर्ष बहुत बाद में हुआ था। मगध के प्रमुख शासकों के अंदर बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये हर्यक वंश के प्रमुख शासक हुए हैं। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि मगध के इस बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन का जो वंश हर्यक वंश था, वो इतिहास में पितृहंता वंश के रूप में भी जाना गया है। हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश आदि अनेक वंशों ने राज्य किया था। चौथा प्रश्न है, पिपरवा स्थल निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से किस एक नगर के सादृश्य है। ठीक है, तो ये देखिए पिपरवा स्थल है, वो प्राचीन नगर कुशीनगर से सादृश्य है। कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश का क्षेत्र माना गया है। और ये जो सभी स्थल दिख रहे हैं, कुशीनगर, लुम्बिनी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, ये सभी क्षेत्र हैं वो महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। अगला अपना 5वां प्रश्न है, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में लिखी गई है। देखो इतिहासकार प्लिनी की जो रचना है नेचुरल हिस्ट्री, वो लैटिन भाषा में लिखी गई है। एक बात और ध्यान रखें, इतिहास का एक बहुत बड़ा कथन है कि विश्व के अनेक भागों में चक्कर लगाने के पश्चात सोना भारत में दफन हो जाता है। इस बात पर दुख प्रकट करता है तो वो इतिहासकार कौन है, तो वो प्लिनी है। छठा प्रश्न है, किस कृति में भारत का बवेरू के साथ संबंधों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखिए भारत का बवेरू के साथ संबंधों का उल्लेख दीपवंश में किया गया। देखो दीपवंश और महावंश ये बौद्ध धर्म के साहित्य हैं। कौन कौन से? दीपवंश और महावंश। अगला इसके अंदर अपने को प्रश्न दिया गया है, वो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने से संबंधित है। एक तरफ हमें इतिहासकार के संरक्षित लेखक दिए गए हैं
और दूसरी ओर उन लेखकों की हमें रचनाएं दी गई है। तो किसका समीकरण किसके साथ बैठेगा? देखिए यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ विल्हण की रचना है वो विक्रमांक देवचरित है। कौन सी है? विल्हण की रचना है विक्रमांक देवचरित। और जहां तक सोमेश्वर की रचना है वो है मनसोल्लास। ठीक है। और सोमदेव का है कथा सरित सागर और जयदेव की रचना है गीत गोविंद। ठीक है। तो यहाँ ए का समीकरण 3 से किया गया है। ठीक है। और ए का समीकरण 3 से हम देख रहे हैं कि पहले ऑप्शन में भी कर दिया गया है। और बी का समीकरण 1 से, सी का समीकरण 4 से और डी का समीकरण 2 से किया गया है। ठीक है। तो विल्हण की रचना विक्रमांक देवचरित, सोमेश्वर की मनसोल्लास, सोमदेव की कथा सरित सागर और जयदेव की रचना है गीत गोविंद। ठीक है। तो ये कुछ रचनाएं हैं जो इस प्रकार से मिलते हैं। अगला है गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल को जैन धर्म में किसने दीक्षित किया था? देखिए गुजरात के जो चालुक्य राजा कुमारपाल है उनको जैन धर्म में दीक्षित करने वाले हुए हैं हेमचंद्र। कौन थे? हेमचंद्र, जिन्होंने किसको दीक्षित किया था? गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षित किया था। ये जैन धर्माचार्य थे हेमचंद्र। 9वां अपना प्रश्न है, पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस एक प्रतीक का प्रयोग किया था? ठीक है। देखो चेर, चोल, पांडे, पल्लव, ये जो दक्षिण भारत के राज्य थे उनके अलग अलग चिन्ह थे। तो उन्हीं में से पल्लवों ने जिन चिन्हों का इस्तेमाल किया था वो थे त्रिशूल और लिंगम। ठीक है। तो पल्लवों द्वारा अपनाए गए प्रतीक थे त्रिशूल और लिंगम। ठीक है। अपना अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बेसर मंदिर उत्कीर्ण किया गया है। देखिए ऑप्शन ए दे रखा है महाबलीपुरम में। देखिए महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। दूसरा दे रखा है इसे देवगढ़। देखो देवगढ़ झांसी का जो दशावतार मंदिर है जो उत्तर प्रदेश में झांसी में है और बेतवा नदी के किनारे है। यह सबसे प्रमुख और सर्वाधिक सुंदर मंदिर है गुप्त काल का और यह माना जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन शिखर वाला मंदिर है जो पंचायतन शैली से बना हुआ है। ठीक है। और इसके अंदर विष्णु की सर्वोत्तम कृति मानी गई अनंतशाही मूर्ति कहलाती है जो इसके अंदर है। ठीक है। तो ये नागर शैली का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार जैसे डी में अपने को दे रखा है नचना कुठार का मंदिर। देखिए नचना कुठार का पार्वती मंदिर है वो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। ठीक है। और ये भी नागर शैली का प्रतिनिधित्व करता है, गुप्त काल की देन है। ऑप्शन सी एहोल, तो एहोल के जो मंदिर है वो बेसर शैली का प्रतिनिधित्व करता है। तो प्रारंभिक बेसर मंदिर उत्कीर्ण किया गया वो है एहोल में। अब जो बेसर शैली है, देखिए हमारे भारत में मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियां रही है, नागर शैली, बेसर शैली और द्राविड़ शैली। तो बेसर शैली है वो नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कल्हण की राजतरंगिणी, बिल्कुल सही है। ये राजतरंगिणी है वो कल्हण की रचना है जिसके अंदर मूल रूप से कश्मीर का इतिहास दर्शाया गया। बी ऑप्शन है धर्मपाल नालंदा, बिल्कुल सही है। पाल शासक धर्मपाल है, उसी की देन नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक है। और तीसरा है जैसे अशोक है उसका बौद्ध धर्म। तो ये सब जानते हैं कि सम्राट अशोक है उसने बौद्ध धर्म को काफ़ी संरक्षण दिया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के अंदर अपने आप को लगा दिया था। ठीक है। और ये माना जाता है कि कलिंग युद्ध के पश्चात अपने आप को उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ही झोंक दिया था। नेक्स्ट है वागपति राज तथा हर्ष। यहाँ ये बात बिल्कुल भी नहीं बैठेगी, बिल्कुल अलग है। अगला तो यहाँ डी अलग हो गया। ठीक है। 12वां प्रश्न है, प्रश्न नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं,
एक को कथन कहा गया है और दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, तो अब कथन है जैन धर्म में शादवाद की अवधारणा में दूसरों के विचारों को स्थान दिया जाता है, ये तो कथन है। और कारण क्या है? जैनी विचारों से भयभीत हैं। उपरोक्त दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, देखिए यहां जो अपने को दो कथन दिए गए हैं वो शादवाद के संबंध में है। तो यहां देखिए कथन ए और आर दोनों ही सही है और आर है वो ए की पूरी व्याख्या करता है। अब बात आती है कि आखिर ये शादवाद है क्या? देखो जैन धर्म के मूल बातों के अंदर, तत्वों के अंदर एक सप्तभंगीय या शादवाद का सिद्धांत आता है। उस सिद्धांत के अनुसार जैन धर्म मानता है कि कोई बात सोच समझ कर कहनी चाहिए, क्योंकि जो तथ्य है वो इससे विपरीत हो सकता है। ठीक है, यानी जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक प्रकार का ज्ञान है वो अलग अलग प्रकार का होता है। इस प्रकार ये बात कहकर ये जो जैन धर्म है वो हिंदू धर्म की सांख्य दर्शन के साथ निकटता दर्शाता है और ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। यानी ना तो हम किसी वस्तु को पूर्ण रूप से स्वीकार कर सकते हैं और ना ही अस्वीकार कर सकते हैं, यही शादवाद है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को ए जो कारण है और दूसरे कारण को, पहले को कथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, तो अब इनमें क्या है? इनमें अपने को बताया गया है कि खारवेल ने अपने हाथी गुंफा अभिलेख में मगध के राजा दिमित को धमकाया। ठीक है, और दूसरा इसका कारण दिया गया है दिमित मथुरा वापस लौट गया क्योंकि वह उसे वहां से चुनौती देना चाहता था। तो देखिए यहाँ पहला जो कथन है वो सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, तो यहाँ सी ऑप्शन अपने को सही बैठेगा, यानी खारवेल ने अपने हाथी गुंफा अभिलेख में मगध के राजा दिमिति को धमकाया। यहाँ इतिहास के भी एक बड़े प्रश्नों में है कि हाथी गुंफा अभिलेख किससे जुड़ा हुआ है, तो वो कलिंग नरेश खारवेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 14 एक बहुत ही बढ़िया जबरदस्त प्रश्न है जो नेट 2005 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, और इसमें देखिए सूची 1 और सूची 2 को हमें सुमेलित करना है। डायोडोरस, एरियन, टोलमी और मेगास्थनीज। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखें, यहाँ सबसे पहले आपको दिया गया है डायोडोरस। ठीक है, तो देखिए डायोडोरस की रचना है लाइब्रेरी ऑफ हिस्ट्री। कौन सी रचना है? डायोडोरस की रचना है लाइब्रेरी ऑफ हिस्ट्री। डायोडोरस सिकुलस नामक एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने बात लिखी है लाइब्रेरी ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट आता है एरियन, और यहां मैं एरियन को जोड़ रहा हूं किससे? इंडिका से। ठीक है, शायद ये बात आपको असंगत लगेगी लेकिन मैं भी इसके बारे में जानकारी दूंगा। और टोलमी की ज्योग्राफी ये सब जानते हैं, यानी टोलमी का भूगोल। और मेगास्थनीज की इंडिका ये भी सब जानते हैं। तो यहाँ एरियन की इंडिका यहाँ क्या है? देखिए हम सब जानते हैं कि मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस को हरा दिया तो उनके बीच एक संधि हुई। इस संधि के तहत सेल्यूकस ने अपने एक दार्शनिक मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और वहां रहते हुए मेगास्थनीज ने मौर्य शासक के बारे में, शासनकाल के बारे में काफी कुछ लिखा है। लेकिन हमें आज तक मेगास्थनीज की रचना उपलब्ध नहीं हुई है। लेकिन तात्कालिक कई लेखक जिसमें स्ट्रेबो, प्लिनी, एरियन आदि हुए हैं, उन लेखकों के उदाहरणों से हमने इंडिका को तैयार
किया है। यानी हमने जो इंडिका है वो तैयार किए मेगास्थनीज की, उनमें एक व्यक्ति आता है एरियन, ठीक है, तो उनके कुछ उदाहरण लेकर हमने इसको तैयार किया है, तो ये एरियन यहाँ जुड़ेगा। एरियन है, प्लिनी है, स्ट्रेबो है, इनकी बातों से इंडिका तैयार की गई, क्योंकि मेगास्थनीज की इंडिका के जो उदाहरण हैं, जो बातें हैं, वो इनमें ली गई है। अगला अपना प्रश्न है, लिंगायत मत का प्रवर्तक कौन था? देखिए, लिंगायत मत का प्रवर्तक था वासव या वासवराज, ठीक है। ये शैव धर्म का ही एक रूप था जिसमें लिंग पूजा को अधिक महत्व दिया गया था। इसी के साथ अपने प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। धन्यवाद।